हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर में से सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, वो भी हम सारे अपलोड कर चुके हैं। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिस आपको मिल जाए। सेकंड पार्ट में आज हमें डिस्कस करना है द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को कुछ ऐसे प्लान्स डेवलप करने पड़े जिसकी हेल्प से वो अपने टारगेट सेट कर सकते थे और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज डेवलप करती थी, प्रोसीजर्स डेवलप करती थी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी जिसकी हेल्प से वो टारगेट्स हम अचीव कर सकते थे। सो इट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका था। अब तक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग स्टार्ट की, क्या उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए, ये प्लानिंग कौन करता था, कितने ईयर्स की प्लानिंग होती थी, वो सारा अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हमें कह रहे हैं द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया 5 years प्लान्स वर डेवलप्ड टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 years के प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। इंडिया में प्लान की टेन्योर कितनी थी? 5 years की। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं 5 years प्लान वॉज डेवलप्ड बाय प्लानिंग कमीशन विच वॉज सेटअप इन मार्च 1950। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था। एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी जिसमें कुछ मेंबर्स होते थे, वो सारे मिलकर कुछ टारगेट्स सेट करते थे और उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जा सके वो भी डिस्कस करते थे। ये प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश की गई थी? मार्च 1950 में। रिसेंटली इसको चेंज करके 2015 जनवरी में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन दीज 5 years प्लान शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। ये जो 5 years के प्लान सेट किए जाते थे जो कि प्लानिंग कमीशन सेट करती थी, उसमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल्स, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते थे। अब क्योंकि ये 5 years का प्लान होता है इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म के गोल्स तो हमें सेट करने ही होते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म्स के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म्स के गोल्स भी सेट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट 5 year प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन 1st April 1951 एंडिंग ऑन 31st March 1956। ये MCQs में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन का क्या वर्क होता है या फिर ऐसी कौन सी कमीशन सेट की गई थी जो इकोनॉमिक प्लानिंग करती थी, इसको कब सेटअप किया गया था, हमारा फर्स्ट प्लान कब लॉन्च हुआ था। हमारा फर्स्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1st April 1951 को और ये 5 years के बाद 31st March 1956 को एंड हो चुका था। बेसिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल है, इंडिया में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता था? प्लानिंग कमीशन, जो कब डेवलप की गई थी? मार्च 1950 में। उसका मेन वर्क का क्या होता था? 5 years के प्लान डेवलप करना, टारगेट सेट करना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और इन्होंने अपना फर्स्ट प्लान कब लॉन्च किया था? 1st April 1951 से। ये हमारी जनरल नॉलेज थी। अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे प्लानिंग की गई थी, कौन से प्लान्स, कौन से ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे। क्योंकि प्लानिंग कमीशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही गोल्स सेट करती थी, इसलिए प्लानिंग इन इंडिया हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है। फर्स्ट हमें डिस्कस करना है कि कैसे इंडिया में लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए गए थे, वो कौन से गोल्स सेट किए गए थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी में चेंज हो पाई, जो कि अंडर डेवलप्ड थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ऐसे ही हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी
चेक करने होंगे कि प्लानिंग कमीशन ने ऐसे कौन से गोल्स सेट किए थे जिसकी हेल्प से हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पाए। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो एक इकोनॉमी अपने हर प्लान में इनको प्लेस करती है। ये कॉमन गोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने फर्स्ट प्लान में इकोनॉमी ग्रोथ को प्रेफरेंस दी थी, सेकेंड प्लान में भी इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रेफरेंस दी थी, थर्ड में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, इनको अचीव करने के लिए लॉन्ग टेन्योर चाहिए होता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दोज गोल्स विच आर कॉमनली प्लेस्ड इन एवरी 5 ईयर प्लान्स। ये ऐसे गोल्स होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको कॉमनली हम हर 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड करते ही थे, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सो फर्स्ट हमारे पास आता है जीडीपी ग्रोथ। सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म गोल हमारा था कि हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी। जीडीपी ग्रोथ मींस इंक्रीजिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जीडीपी का मतलब यहां पर क्या होता है? जब एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कारण हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी को। सो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही थी कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके, जीडीपी को ग्रो किया जा सके। अगर जीडीपी की ग्रोथ होती है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर डालती है? इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। सो कॉन्टिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है, इट मींस उस इकोनॉमी में सप्लाई भी है, डिमांड भी है। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों कर्व्स इंक्रीज होंगी तो वहां की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर हेड इनकम, पर पर्सन इनकम। सो अगर पर पर्सन इनकम इंक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली क्या इंपैक्ट करेगी? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करेगी। सो ओवरऑल अगर कहा जाए फर्स्ट लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या था कि हमने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। और वो कैसे पॉसिबल थी? जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज किया जा सकता था। सो इंक्रीज इन जीडीपी इज पॉसिबल विद, जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो कैसे इंक्रीज हो सकती थी? उसके दो ही हमारे पास पॉइंट्स थे। या तो हम हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं +1 की इकोनॉमी में कि एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही होते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन था? हम कैसे हमारी जीडीपी को इंक्रीज कर सकते थे? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे। और प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और डिमांड दोनों ही इंक्रीज होती हैं, जो डायरेक्टली क्या हेल्प करती हैं? जीडीपी की ग्रोथ में। सेकेंड हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इट मींस लॉन्ग टर्म गोल्स में से गवर्नमेंट का सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? उन सभी वर्कर्स को वर्क मिल जाए जो वर्क करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट इन द मार्केट। इट मींस जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर अगर आप काम करने के लिए रेडी हो और आपको काम मिल भी रहा है तो इट मींस इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसमें उन वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट पर वर्क करने के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेज रेट चल रहा है 600, आपको वर्क मिल भी रहा है लेकिन आप उस 600 वेजेस पर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें उन सभी वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है जो प्रिवेलिंग रेट के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी होते हैं, विलिंग होते हैं और उनको वर्क भी मिल जाता है। सो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस? कि इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्योंकि 1921 से लेके 1951 तक का अगर आप डाटा देखो तो इंडिया की इकोनॉमी में पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है वो काफी हाई था, काफी हाई रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। सो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी जनरेट हो रही थी। सो इसलिए सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का? कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। वो सभी वर्कर्स जो काम करना भी चाहते हैं
और जिनको काम मिल भी जाता है वेज रेट के अकॉर्डिंग, उनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड करते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमें यहां पर यह भी डिस्कस करना है कि क्यों गवर्नमेंट चाहती थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। तो फर्स्ट हमारे पास था कि गवर्नमेंट इसलिए चाहती थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए ताकि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका रेट इंक्रीज हो जाए। जितने ज़्यादा वर्कर्स वर्क करेंगे उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि अगर 100 पर्सन्स इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वहीं पर अगर 200 पर्सन्स इन्वॉल्व हो तो इकोनॉमी कब ज़्यादा ग्रो करेगी, 100 पर्सन्स पे या 200 पर्सन्स पे। सिंपल है, अगर 200 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं तो इकोनॉमी की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इट मींस वो इकोनॉमी की ग्रोथ को हेल्प करेगी। सो गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट इसलिए चाहती थी ताकि रेट ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो सके। सेकंड, टू डिक्रीज द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इकोनॉमी में पॉवर्टी को डिक्रीज करना चाहती थी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिक्रीज करना चाहती थी। थर्ड, इट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। गवर्नमेंट का ये सोशल वर्क था कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको वर्क मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एक मोरल ड्यूटी थी, एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी था। लास्ट में, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड विद वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो सभी के साथ शेयर किया जा सके, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट था, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट था। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती तो सिर्फ उनको बेनिफिट मिलता जो वर्क कर रहे हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिलता इकोनॉमिक ग्रोथ का जो वर्क कर ही नहीं रहे, वो तो डिपेंडेंट रह जाते दूसरे पर्सन्स के ऊपर। सो इसलिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिल सके, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट था। सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया और क्यों गवर्नमेंट चाहती थी फुल एम्प्लॉयमेंट हो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वालिटी हो, वाइडर सेक्शन यानी रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि रिच सेक्शन रिच होता जाए और पुअर सेक्शन पुअर होता जाए। ये ना हो रिच सेक्शन अपनी लग्जरी गुड्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने में लगा रहे और पुअर सेक्शन की बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई ना हो। सो इसके ऊपर भी फोकस किया गया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्रिएटिंग इक्वालिटी इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट की जा सके, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में इक्वालिटी लेकर आई जा सके। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मीनिंगलेस इफ रिचर्स आर बिकमिंग मोर रिचर्स। अगर एक इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रही है लेकिन उस इकोनॉमी में इक्वालिटी ही नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी मीनिंगलेस है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो मीनिंगलेस है। क्योंकि एक साइड पे जो रिच सेक्शन है वो रिच हुई जा रहा है, वो अपनी लग्जरी गुड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पुअर सेक्शन इतना पुअर है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। सो ऐसी ग्रोथ मीनिंगलेस है। एंड द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर द इसेंशियल ऑफ आवर लाइफ। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ना हो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में रिचर सेक्शन रिच होता जाए और पुअर सेक्शन स्ट्रगल करे अपनी इसेंशियल गुड्स को भी पाने के लिए। सो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टू स्प्रेड ग्रोथ अक्रॉस द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो सारे सेक्शन पे स्प्रेड की जाए, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। सो इन 2 पॉइंट्स में हमें क्या बता रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती थी गवर्नमेंट, क्यों मार्केट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती थी। तो सिंपल है, ताकि जो ग्रोथ है वो हर एक सेक्शन पे स्प्रेड की जा सके, इक्वल ग्रोथ हो सके और सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी भी परफॉर्म की जा सके इकोनॉमी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी में मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया जा सके, मॉडर्न वेज ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई किया जा सके ताकि हमारी प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों को इंप्रूव किया जा सके। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारी प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थी। और वो लो क्यों थी, क्योंकि हमारे पास कोई मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया प्लानिंग करते हुए।
मॉडर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। क्यों ध्यान दिया गया? क्योंकि इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजीज थी ही नहीं कि वो अपनी प्रोडक्शन अच्छे वे में कर पाए। इंडिया वॉज लैकिंग इन टेक्निकल नॉलेज एंड नॉट एबल टू compete विद फॉरेन ब्रांड्स। अब क्योंकि इंडिया के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लो हो रहे थे, वो किसी ब्रांड के सामने टिक नहीं पा रहे थे। सो मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में ये डिसाइड किया गया था। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इंडिया जो है वो टेक्निकली अननोन था, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके ब्रांड्स फॉरेन में टिक नहीं पाते थे। सेकेंडली, क्यों मॉडर्नाइजेशन करनी थी? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों को इंप्रूव कर पाएं। और मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व की गई थी, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी इंक्लूड की गई थी। इसमें यह भी सजेस्ट किया गया था कि कैसे हम मेल्स और फीमेल्स में इक्वालिटी लेकर आ सकें, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर सके ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाएं इकोनॉमी की ग्रोथ में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इश्यूज लाइक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो ओवरऑल अगर कहा जाए, मॉडर्नाइजेशन में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना था ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएं। सो नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है सेल्फ सुफिशिएंसी। सेल्फ सुफिशिएंसी ऐसा वर्ड है जो आप आजकल हर बार सुनते हो, आत्मनिर्भर भारत। इट मींस हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, किसी दूसरी की इकोनॉमी के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। 1947 से पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तब इंडिया टोटली डिपेंड था फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर। सो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 1965 में जो वॉर हुई थी उसमें इंडिया को ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें सेल्फ सुफिशिएंट बनना ही पड़ेगा। फूड ग्रेन्स को लेकर, कैपिटल गुड्स को लेकर, उन सभी आइटम्स को लेकर जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आइटम्स जो इंडिया में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, उसके लिए हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो सेल्फ सुफिशिएंसी का मतलब है, सेल्फ सुफिशिएंसी मीन्स having a capability of servicing our nation wants without the help of others. So self sufficiency का यहाँ पर मतलब है कि हमारे इंडिया में, हमारे नेशन में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी नेशनल वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें विदाउट एनी हेल्प, किसी दूसरे की हेल्प के बिना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, दिस गोल वॉज हैविंग हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाएं। क्यों? क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो टोटली डिपेंड करता था फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज फॉर एसेंशियल गुड्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद भी इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट करता था एसेंशियल गुड्स की। सो वो गुड्स जो इंडिया में राइट नाउ प्रोड्यूस की जाती हैं, उसके लिए भी इंडिया फॉरेन के ऊपर डिपेंड करता था। सो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू सेल्फ रिलायंस एंड अवॉइड इंपोर्टिंग दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो सेल्फ सफिशिएंसी इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो पाएं और कोई वर्स सिचुएशन में हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाएं। जैसे 1965 में हुआ था, जब इंडिया की वॉर थी पाकिस्तान के साथ। एट दैट टाइम यूएसए ने ये कहा था कि आप इस वॉर को खत्म कर दीजिए, अदरवाइज हम आपकी जो इसेंशियल गुड्स की सप्लाई है वो स्टॉप कर देंगे। एट दैट टाइम इंडिया ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। वो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लेवल पर, उसके लिए हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। सो बेसिक इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी? इंपॉर्टेंस दी गई थी उन गुड्स को जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। ये शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए डेवलप किए जाते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स को हम अचीव कर पाएं। सो शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्लान स्पेसिफिक्स विच आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म गोल्स। सो शॉर्ट टर्म प्लान्स,
शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो प्लान स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स ये 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं। जो हमने 5 ईयर प्लान्स में अपना मेन टारगेट रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट पीरियड्स के प्लान डेवलप करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो फर्स्ट ईयर का प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर के फर्स्ट प्लान में मेन इंपॉर्टेंस दी गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, क्योंकि इंडिया में एट दैट टाइम शॉर्टेज थी फूड ग्रेन्स की। सो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई थी ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके और इंडिया में जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी उसको इंक्रीज किया जा सके। ऐसे ही सेकेंड प्लान में हमने किसको इंपॉर्टेंस दी थी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। थर्ड प्लान में हमने इंपॉर्टेंस दी थी सेल्फ सफिशिएंसी को, ताकि हम अपनी फूड प्रोडक्शन इंडिया में ही प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया मेजरली हम इंपोर्ट करते थे। सो इंपोर्ट हटाकर वो गुड्स जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। सो थर्ड प्लान में हमने सेल्फ सफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस दी थी। फोर्थ प्लान में हमने इंपॉर्टेंस दी थी प्राइस स्टेबिलिटी को, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो। फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान में हमने इंपॉर्टेंस दी थी पॉवर्टी को। इट मींस पॉवर्टी को डिक्रीज किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो सेवेंथ प्लान में हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंपॉर्टेंस दी थी। सो ये हमने प्लान वाइज डिसाइड किया था, हमने टारगेट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट प्लान्स डेवलप किए थे ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म्स के प्लान्स को अचीव कर पाएं। ऐसे ही एट्थ प्लान में हमने किसके ऊपर फोकस किया था? फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके एजुकेशन की हेल्प से, यानी एजुकेटेड पर्संस को फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। नाइन्थ प्लान में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट मींस इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, ऐसे डेवलपमेंट की जाए जिसकी हेल्प से इन्वायरमेंट भी सेफ हो। 10th प्लान में हमने किसके ऊपर फोकस किया था? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कौन से प्लान में किसको हमने ज्यादा फोकस किया था, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट किया था। इसके बाद 11th प्लान में हमने किसको फोकस किया था? पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 12th प्लान में हमने किसके ऊपर फोकस किया था? सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है और इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यहां पर क्या होता है? ऐसी ग्रोथ जो कि इंडिविजुअल्स की लाइफ को चेंज कर सके, उनको ग्रो कर सके, उनकी लाइफ को एक ऐसे लेवल पर ले जाए कि क्वालिटी वाइज काफी बेटर हो। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मींस इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया और इंक्लूसिव ग्रोथ भी की गई, यानी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव किया गया। सो लास्ट में ये हमारे पास आ जाती है सारी डिटेल्स जिसमें हमने ब्रीफिंग कर दी हुई है कि फर्स्ट ईयर प्लान में किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी, सेकेंड ईयर प्लान में किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। इसमें जो मेन हाईलाइटेड हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि 3 इयर्स प्लान के बाद एक प्लान ऐसा आया था जो कि 3 इयर्स के लिए ही डेवलप किया गया था। कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें हम 5 इयर्स तक अपने प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। सो ये मेजर पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट टर्म में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द 3 एनुअल प्लान्स? सो 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक हमें 3 इयर्स का प्लान डेवलप करना पड़ा था। देन अगेन 2 इयर्स के 5 ईयर प्लान हमने डेवलप किए। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया हमने सिर्फ 1 ईयर का प्लान डेवलप किया, सिर्फ सिंगल 1 ईयर का प्लान। और वो कौन सा था? 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 तक। ऐसे ही एक टाइम ऐसा भी आया हमने 2 इयर्स का प्लान डेवलप किया, 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने ये फाइंड आउट करके लेके आना है कि क्यों हमने 3 इयर्स का प्लान डेवलप किया। इकोनॉमी में ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से हम 5 इयर्स तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, यहां पर भी और यहां पर भी। सो ओवरऑल ये हमारे पास टोटल 12 प्लान्स हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया और ये हमारे पास सारी ब्रीफिंग है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर हेल्पफुल है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।